हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। करेंट अफेयर्स आधारित हमारे इस डिस्कशन कार्यक्रम में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के डिस्कशन में हम लोगों ने यूके में इमिग्रेशन रूल्स संबंधी जो बदलाव आए हैं यूनाइटेड किंगडम में, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। यूनाइटेड किंगडम में वहाँ के इमिग्रेशन नियम में और वीज़ा नियमों में हाल में काफ़ी बदलाव लाने का प्रस्ताव किया गया है। तो वो बदलाव क्या क्या हैं, किस प्रकार से वे बदलाव भारत को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उस विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखें तो यूपीएससी एग्जामिनेशन के ये डिफरेंट पेपर से जुड़ता है। यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन के जीएस पेपर 2 और पेपर 4 के इन दोनों टॉपिक से आप उन्हें जोड़कर देख सकते हैं। जहां पर कि जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें दूसरे विकसित और विकासशील देशों की नीतियों को और वहां की राजनीति का भारत पर और इंडियन डायस्पोरा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में पढ़ना रहता है। और जीएस पेपर 4 में हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एथिकल इशूज की जहाँ पर बात आती है, तो आप यहाँ से उसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री मिस्टर ऋषि सुनक ने हाल फिलहाल ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर ऋषि सुनक, उन्होंने सन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखी थी और ये कहा था कि इफ़ यू कैनॉट कंट्रीब्यूट टू यूके देन यू शुड नॉट कम टू यूके। अगर आप यूके में अपना योगदान नहीं दे सकते तो आप यूके मत आइए। कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर इमिग्रेशन को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा सार्वजनिक बहस छिड़ी हुई थी। इमिग्रेशन से संबंधित अगर आप आंकड़ों को देखें तो यूनाइटेड किंगडम में इधर हाल के वर्षों में माइग्रेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके कारण वहाँ पर जो राजनीतिक विवाद है उसको भी बढ़ावा मिला है। हम जानते हैं कि 2025 में यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव होने वाले हैं और अभी जो कंजर्वेटिव पार्टी है वहाँ सत्ता में, उसके प्रॉस्पेक्ट्स उतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जिट एंड ओपिनियन पॉल्स, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन पॉल्स रैदर से। तो वैसी स्थिति में वहाँ की सरकार पर भी एक राजनीतिक दबाव भी है और लोगों का भी दबाव है कि इमिग्रेशन को लेकर कर्ब लगाए जाएं। उसी सिलसिले में इन्हीं कारणों की वजह से यूनाइटेड किंगडम ने ये फैसले लिए हैं। जो मुख्य इसमें कारण हैं जिनकी हम लोगों ने चर्चा की, इमिग्रेशन कर्ब के रूप में माइग्रेंट्स की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट, काफ़ी ज़्यादा सर्ज देखा गया है, खासकर ब्रेग्जिट के बाद से। दूसरी चीज़ ये है कि जनरल इलेक्शन जो वहाँ पर 2025 में होने वाले हैं उसको लेकर पॉलिटिकल भी ये मुद्दा बन गया है। तो यूनाइटेड किंगडम ने इन आधार पर कहा कि हम अपने इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रिक्ट बनाएंगे ताकि हमारे यहाँ जो वीज़ा नियम हैं उसके अब्यूज को, वीज़ा रूल्स के अब्यूज को रोका जा सके। यूनाइटेड किंगडम का कहना है कि विशेषकर वर्क वीज़ा कैटेगरी में सर्च देखा गया है इमिग्रेंट्स का, तो वो वर्क वीज़ा कैटेगरी में भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं। और हेल्थ एंड केयर कैटेगरी की जो वीज़ा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सर्च देखा गया है, तो उसके अंदर भी वो लोग परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें, फैक्ट्स एंड डेटा की बात करें, तो यूनाइटेड किंगडम में पिछले साल दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7,45,000 इमिग्रेंट्स बाहर से आए थे। तो प्री ब्रेग्जिट लेवल की अगर हम बात करें, ब्रेग्जिट वह घटना है जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया था। यूरोपीय यूनियन पहले 28 सदस्यीय समूह था, क्षेत्रीय समूह था, और ब्रेग्जिट की घटना के बाद, मतलब ब्रिटेन के उससे बाहर हो जाने के बाद, यूरोपियन यूनियन में सदस्यों की संख्या 27 रह गई। तो ये देखा गया कि अभी जो यूके में इमिग्रेशन की स्थिति है वह प्री ब्रेग्जिट लेवल, ब्रिटेन के ईयू से बाहर हो जाने की पूर्व की स्थिति से भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इमिग्रेशन देखा जा रहा है। आंकड़ों की जैसे हम लोगों ने बात की तो लगभग 7.5 लाख इमिग्रेंट्स पिछले वर्ष यूनाइटेड किंगडम आए, जो कि एक काफ़ी बढ़ी हुई संख्या है। इसके ही साथ आप देखें कि पिछले वर्ष वहाँ पर लगभग 1,01,000 हेल्थ केयर वीज़ा जारी किए गए थे, जिसमें कि वैसे वर्कर्स के डिपेंडेंट्स के लिए अलग से 1,20,000 वीज़ा जारी करना पड़ा था। तो इन आंकड़ों का हवाला देते हुए यूनाइटेड किंगडम ने अपने इमिग्रेशन नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है।
और एक न्यू 5 पॉइंट प्लान प्रपोज किया है इमिग्रेशन को रोकने के लिए। अब बार बार यहाँ पर ये इमिग्रेशन शब्द आ रहा है तो आप में से कुछ को शायद कन्फ्यूजन हो कि इमिग्रेशन होता क्या है। इमिग्रेशन हम जिसे हिंदी में आवर्जन भी बोलते हैं, इसका अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाता है परमानेंटली सेटल होने के इंटेंशन से। मतलब यदि आप किसी दूसरे देश में रहने की मंशा से जा रहे हैं, वहाँ पर स्टे करने और लॉन्ग टर्म रुकने की मंशा से जा रहे हैं, तो उसे इमिग्रेशन कहा जाता है। तो एक नए 5 सूत्री योजना को प्रस्तुत किया है यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट ने। अब ये क्या है 5 पॉइंट न्यू इमिग्रेशन प्लान, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं आइए विस्तार से। पहली बात तो ये है कि जो सोशल केयर वर्कर्स थे, अब उन्हें अपने वीज़ा पर डिपेंडेंट्स को यूके लाने की अनुमति नहीं होगी। तो सोशल केयर वर्कर्स का अर्थ हो गया जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा कैटेगरी के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम आते थे। तो वैसे वर्कर्स पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, डिपेंडेंट्स का अर्थ हो गया पार्टनर्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, तो अपने बच्चों को, अपने पार्टनर्स को लेके यूके आ सकते थे, परंतु अब वह उनके लिए यह अनुमति नहीं है, वो अपने डिपेंडेंट्स को यूके नहीं बुला सकते हैं। दूसरी बात ये हुई कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी में पहले जो इनकम थ्रेशोल्ड थी वह 26,200 पाउंड थी, उसे बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दिया गया है। तो लगभग आप ये देखें कि 1.5 गुना वृद्धि की गई है मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड में, ताकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी के लिए वहाँ पर जो इनकम लिमिट है वो बढ़ जाए और कम लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएँ, आवेदन की संख्या घट जाए। तीसरा जो इसमें चेंज लाया गया है वो यह है कि वहाँ पर इमिग्रेशन लॉज के संबंध में एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है। यह शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर कि वर्कर्स की संख्या जो है वो शॉर्टेज होती है। तो वैसे कैटेगरी के ऑक्यूपेशन के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं वह 20% लेस सैलरी पर भी, जो बेस लाइन मिनिमम सैलरी है उससे 20% लेस सैलरी पर भी वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, ओवरसीज वर्कर्स को। लेकिन अब उस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को काफ़ी ज़्यादा घटा दिया गया है, उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करने की बात की जा रही है, जहाँ की ऐसे कैटेगरी में जो यूके इमिग्रेट करने वाले वर्कर्स हैं उनकी भी संख्या पर प्रभाव पड़ेगा। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को भी रिड्यूस करने की बात की गई है। उसके साथ जो फैमिली वीज़ा कैटेगरी है, फैमिली वीज़ा कैटेगरी में भी थ्रेशोल्ड इनकम को बढ़ाकर 18,600 पाउंड से 38,700 पाउंड कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखें कि लगभग 2 गुना वृद्धि की गई है। फैमिली वीज़ा कैटेगरी वह वीज़ा कैटेगरी है जिसके अंतर्गत कोई ब्रिटिश सिटीजन या फिर जो वहाँ का एक परमानेंटली सेटल्ड व्यक्ति है ब्रिटेन का, वह अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को यूके लाता है तो उसके लिए जो मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड है वह पहले 18,600 पाउंड थी, अब उसे बढ़ाकर इस न्यू 5 पॉइंट इमिग्रेशन प्लान में 38,700 पाउंड कर दिया गया है। तो आप ये देखें कि अब इन सब स्टेप्स के कारण क्या होगा कि लोग अपने परिवारों को, अपने परिवार के सदस्यों को यूके कम संख्या में बुला पाएंगे और इमिग्रेशन पे कर्ब लग सकेगा। फैमिली इनकम कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड है वह 2012 के बाद से परिवर्तित नहीं किया गया था। तो लगभग 11-12 साल से जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो वही बना हुआ था, इसके कारण इमिग्रेंट्स की संख्या वहाँ पर बढ़ रही थी। पांचवा जो चेंज ये लाया गया है कि स्टूडेंट वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ा के नाम से स्टूडेंट वीज़ा जो जारी किया जाता है उसको भी रिव्यू करने की बात की गई है। तो गवर्नमेंट के जो माइग्रेंट एडवाइज़र हैं, माइग्रेंट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा ग्रेजुएट वीज़ा का भी रिव्यू किया जाएगा। और अभी तक ये होता था कि ग्रेजुएट वीज़ा के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर हायर स्टडीज कर रहा है तो हायर स्टडीज कंप्लीट करने के 2 साल तक वहाँ पर स्टे कर सकता है और वर्क वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकता है। परंतु अब एक बार जब ये ग्रेजुएट वीज़ा भी रिव्यू हो जाएगी तो वहाँ पर 2 ईयर अनस्पॉन्सर्ड वर्क परमिट फॉर ओवरसीज ग्रेजुएट्स ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, उनके लिए भी वर्क परमिट लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो वहाँ पर जो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स गए हुए हैं उनके भी वर्क परमिट प्राप्त कर पाने में कठिनाई आ सकती है। तो इन सभी जो 5 पॉइंट प्लान हैं इनके एक बार इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद अगले साल यूके गवर्नमेंट का टारगेट है कि लगभग 3 लाख इमिग्रेंट्स कम आएंगे
3 लाख इमिग्रेंट्स कम आएंगे, जिससे कि वहाँ पर इमिग्रेशन को कर्व किया जा सकेगा। अब हम ये समझें कि वहाँ यूके गवर्नमेंट का ये जो कदम है, इसका इंडिया के ऊपर और जो यूके में इंडियन डायस्पोरा रह रही है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना तो ज़रूरी है ही कि यूनाइटेड किंगडम ने क्या इमिग्रेशन चेंजेस प्रपोज किए हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसका इंडियन डायस्पोरा पर, मतलब जो भारतीय यूके में रह रहे हैं, विश्व भर के अलग देशों में, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत और यूके के द्विपक्षीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। आप ये देखिए कि सबसे पहले जहाँ पर इंडिया यूके इमिग्रेशन की बात है तो यूके की नागरिकता लेना बहुत कठिन है, यूनाइटेड किंगडम के सिटीजनशिप को प्राप्त करना बहुत कठिन है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में लीगली माइग्रेट करना, इमिग्रेट करना वो रैदर आसान है। यूनाइटेड किंगडम लीगल डॉक्यूमेंट पे विजिट करना वो आसान है, क्योंकि वहाँ पर इमिग्रेशन के जो नियम हैं अभी तक वो थोड़े लिबरल रहे हैं। जैसा हम लोगों ने देखा कि 12 साल से फैमिली इनकम वीज़ा कैटेगरी में मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ाया गया था, तो वहाँ पर एक लिबरल इमिग्रेशन रूल या एक रेजिम होने के कारण वहाँ पर जो है लीगल माइग्रेशन को प्रमोट किया गया था। लेकिन अब चूँकि रिस्ट्रिक्शंस कई सारे प्लेस किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इलीगल इमिग्रेशन की संख्या बढ़ जाए, इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या जो है वो भारत से जो इमिग्रेट करने वाले लोग हैं यूके, वो इलीगली भी इमिग्रेट करने की ओर प्रवृत्त हो जाएं। तो एक तो ये सिग्निफिकेंस है कि भारत से इलीगल इमिग्रेशन यूके के लिए उसकी संख्या में वृद्धि हो सकती है। अब हम इसको कैसे समझें, तो जून 2023 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत वहाँ पर जो न्यू इमिग्रेंट ग्रुप हैं उसमें भारतीयों की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है, जो किसी भी एक देश के लिए सर्वाधिक है। तो लास्ट ईयर जैसे हमने देखा कि लगभग 7.5 लाख लोग वहाँ पर नए इमिग्रेंट यूनाइटेड किंगडम पहुँचे, उसमें से जून 2023 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2.5 लाख लोग भारतीय रहे। तो वहाँ पर टोटल जो इमिग्रेंट्स थे लास्ट ईयर, उसमें लार्जेस्ट जो कैटेगरी थी, जो लार्जेस्ट नेशनैलिटी थी वो इंडियंस की थी। अब अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनकमिंग माइग्रेंट्स इंडियंस की है और अगर वहाँ पर इमिग्रेशन के नियम कड़े किए जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कम संख्या में भारतीय वहाँ जा पाएंगे। दूसरा तो इसका जो एक इम्पैक्ट है वो ये है। अब हम बात करें कि इसका सामाजिक क्या सिग्निफिकेंस है, सोशल सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए खासकर। आप ये जान लीजिए कि जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा कैटेगरी है, वह जो भारतीय यहाँ से जाते हैं उनके लिए मैरिज प्रपोजल का एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है, उनके लिए शादी का या विवाह का एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है। जिन्हें वैसी वीज़ा मिल जाती है हेल्थ एंड केयर कैटेगरी वीज़ा, तो वो अपने स्पाउस को चूँकि वहाँ पर पहले ले जा सकते थे, जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा किया, परंतु इन वीज़ा नियमों में बदलाव के कारण अब वो अपने पार्टनर्स स्पाउस को नहीं ले जा पाएंगे, अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ले जा पाएंगे। तो अब एक ऐसी स्थिति बनेगी कि अब खासकर ऐसे वीज़ा की मांग पंजाब से ज़्यादा होती थी और पंजाब से ही ऐसे मैरिज प्रपोजल्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा देखे जाते थे। तो अब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो यूके में हेल्थ एंड केयर वीज़ा कैटेगरी में वीज़ा लेकर पहुँचता है और उसके डिपेंडेंट्स अगर इंडिया में छूट जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि स्पाउसेस जो हैं अलग अलग रहेंगे, एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो वैसे में शादियों के लिए दिक्कत आ सकती है, मैरिज प्रपोजल्स में दिक्कत आ सकती है, और अभी वर्तमान में जो वहाँ पर परिवार रह रहे हैं इस तरीके से, अब चूँकि वो फर्दर अलाउ नहीं करेंगे तो फैमिली ब्रेकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक पार्टनर यूके में रहे, दूसरे पार्टनर को वहाँ या स्पाउस को वहाँ पर अलाउ नहीं हो, वो भारत में ही रहें, उनके बच्चे भारत में ही रहें। तो इस तरीके से परिवार को चलाने में कठिनाई आएगी। एक बात तो ये है। इम्पैक्ट एक इसका शादी विवाह के कंटेक्स्ट में यह भी है कि चूँकि ये नियम अगले साल से ये अपने प्रभाव में आने वाले हैं, तो स्प्रिंग 2024 से, कोई स्पेसिफिक डेट अभी नहीं बताया गया है, लेकिन स्प्रिंग 2024 से ये इंट्रोड्यूस होंगे। तो वैसी स्थिति में अब अभी से ही रश्ड मैरिज स्टार्ट हो सकता है, शादियों को लेकर जल्दबाजी शुरू हो सकती है, ताकि नियम प्रभाव में आने से पहले पहले ही जो है लोग शादी कर लें और जो अभी तक प्रिवेलिंग वीज़ा सिस्टम के अंतर्गत छूट है उसका लाभ उठा सकें। तो रश्ड मैरिजेज भी इसका एक सोशल सिग्निफिकेंस इंडिया के कंटेक्स्ट में हो सकता है।
उसके बाद जैसा हमने देखा कि स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी में भी जो थ्रेशोल्ड इनकम लिमिट है उसे बढ़ाकर 28,200 पाउंड से 38,700 पाउंड कर दिया गया है। अब चूंकि इस इनकम लेवल के ऊपर जो ये थ्रेशोल्ड, जो नया थ्रेशोल्ड होगा, उसके ऊपर आने वाले लोगों की संख्या कम होगी, वैसे स्किल्ड वर्कर्स की संख्या कम होगी, तो वैसे भारतीय अल्टरनेटिव ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। जो इमिग्रेंट्स बाहर जाना चाहते हैं वो यूके को छोड़कर और दूसरे भी इकोनॉमीज़ में शिफ्ट होने का प्रयास करेंगे। और ये जो है चूँकि वीज़ा नियमों की सख्ती के कारण होगा, तो भारतीय बाध्य होंगे कि वो यूनाइटेड किंगडम स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी में वो कम जाएंगे और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तलाश करेंगे। तो एक तरीके से ये इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स को फोर्स करेगा कि वो यूके के बजाय और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की ओर देखें। उसके बाद अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर इमिग्रेशन संबंधी ये नियम काफ़ी समय से थे, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार वहाँ पर है और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में वहाँ पर अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी गई। हाल फिलहाल के वर्षों में प्रधानमंत्रियों को बदलने का सिलसिला देखा गया। तो कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव में ये फैसला लिया गया है और एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पर कि जो बाहरी प्रवासी हैं उनके विरुद्ध भावना पैदा की जा रही है, जिसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी करना चाहती है। तो ऐसा एक वहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है। इसका भारत पे ये असर पड़ेगा कि वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट में सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है और इसी तरीके के स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल चेंजेज और दूसरे भी नेशंस में हो सकते हैं जहाँ पर कि इंडियंस इमिग्रेंट मौजूद हैं, इंडियन डायस्पोरा जहाँ पर है। अभी हम लोगों ने देखा कि हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे वीज़ा नियमों को सख्त करने की मांग उठ रही है, स्ट्रिक्ट करने की डिमांड आ रही है। तो ये इंडियन डायस्पोरा के लिए और ख़ासकर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए चैलेंजिंग होगा। इस प्रकार से ये भारत पे प्रभाव डालेगा। हमारे इकोनॉमिक इसका जो है वो इकोनॉमिक कंसिक्वेंस भी होगा एक तरीके से, क्योंकि जो स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी के वर्कर्स बाहर जाते हैं और इन जनरल भी जो वर्कर्स बाहर जाते हैं वो रेमिटेंसेस वापस भेजते हैं, तो रेमिटेंसेस के रूप में वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से ये एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट यूके के अलावा और भी दूसरे देशों में स्प्रेड कर सकता है। अब हम बात करें भारत यूके बायलैटरल रिलेशंस की, द्विपक्षीय संबंधों की। हम जानते हैं कि अभी इंडिया यूके बायलैटरल रिलेशंस में अप डाउन दोनों स्थितियां चल रही हैं। खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है, वहाँ पर जो खालिस्तान सेपरेटिस्ट हैं, सपोर्टर्स हैं, यूके में एक्टिव हैं। हमने देखा कि अभी 3-4 महीना पहले इंडियन हाई कमीशन लंदन में अटैक भी हुआ था, वहाँ पर इंडियन डिप्लोमेट्स की भी वहाँ सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है। तो खालिस्तान का मुद्दा भारत यूके बायलैटरल रिलेशंस में अभी काफ़ी ज़्यादा एक चर्चित मुद्दा है। दूसरी चीज़ है कि हम बात करें इंडिया और यूके के बीच में FTA निगोशिएशंस भी हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशंस हो रहे हैं, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब अगर एक इमिग्रेशन को लेकर वहाँ पर सख्ती होती है, वहाँ पर अगर टाइटनिंग होती है इमिग्रेशन रूल्स की, जिसका व्यापक प्रभाव भारत के ऊपर, इंडियन डायस्पोरा के ऊपर, भारतीयों के ऊपर पड़ेगा, तो वैसी स्थिति में यह इंडिया यूके बायलैटरल रिलेशंस के और दूसरे भी पक्षों को प्रभावित कर सकता है। सो इट मे इम्पैक्ट अदर डायमेंशंस ऑफ इंडिया यूके बायलैटरल रिलेशंस। इस तरह से भी इसका सिग्निफिकेंस है। आगे बढ़ें और देखें कि डिफरेंट डायमेंशंस में जो ये वीज़ा टाइटनिंग चेंजेज हैं, वीज़ा नियमों में जो बदलाव किए गए हैं, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं भारतीय संदर्भ में। तो ब्रिटेन में जो इंडियन ओरिजिन के फिजिशियंस हैं, BAPIO करके उनका अपना संगठन है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसमें कि लगभग डॉक्टर्स हैं, आपको 80,000 के लगभग डॉक्टर्स हैं, 55,000 के लगभग वहाँ पर नर्सेस इसके सदस्य हैं। तो इनके द्वारा भी कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं। इनका कहना है कि अगर हेल्थ एंड केयर वर्कर्स अपने फैमिली मेम्बर्स को, डिपेंडेंट्स को यूके नहीं ला पाएंगे, तो वैसी स्थिति में उनके मेंटल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर असर पड़ेगा। तो वहाँ पर जो इंडियन हेल्थ केयर वर्कर्स रहकर काम कर रहे हैं यूके में, उनके भी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के ऊपर
अर्थात कि जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो एक तरीके से ये इंडियन डायस्पोरा के, यूके में जो इंडियन डायस्पोरा है उसके वेलबींग को भी प्रभावित कर सकता है, यूके में जो इंडियन डायस्पोरा है। अब देखें कि वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा में यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं अक्रॉस इनकम ग्रुप। अब चूंकि ये इनकम लिमिट में इंक्रीज करने की बात है तो इससे सीधा सीधा प्रभाव युवकों पर पड़ता है, जो युवा हैं उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनकी जो आय सीमा होती है वो कम होती है, उनकी जो आय होती है वो और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स की तुलना में कम होती है। महिलाओं की स्थिति में वहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी होती है और यूथ में और विमेन में फिर वहाँ पर और ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। तो ये क्या करेगा कि ऐसे कदम से जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर है उसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो असमानता है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो लो इनकम ग्रुप हैं वहाँ पर, उनके लिए फैमिली को प्लान करना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं वो फैमिली को नहीं बुला पाएंगे, जो हाई इनकम ग्रुप वाले हैं केवल वही बुला पाएंगे। तो एक वहाँ पर जो है सोशल स्ट्रक्चर जो इंडियन डायस्पोरा का है उसमें इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। ग्रेजुएट वीज़ा के रिव्यू करने की बात हम लोगों ने पढ़ी। 5 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी है कि जो वहाँ एग्जिस्टिंग ग्रेजुएट वीज़ा है उसको भी सरकार रिव्यू करेगी। तो वैसी परिस्थिति में किसी भी स्टूडेंट के लिए अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने से पहले वर्क वीज़ा में स्विच करना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो वहाँ पर अनस्पॉन्सर्ड स्टे की जो छूट दे जाती है अभी वर्तमान जो वीज़ा नियम है उसके अंतर्गत, अब चूंकि उसको रिव्यू करके अगर कम कर दिया जाता है तो ऐसे छात्रों के लिए वर्क परमिट प्राप्त वर्क वीज़ा में शिफ्ट हो पाना मुश्किल होगा। तो आप देखें कि कई तरीके से इसका जो है भारत के ऊपर, भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों के ऊपर, जो वहाँ इंडियन डायस्पोरा अभी है उसके ऊपर, और अन्य देशों में भी जो भारतीय रह रहे हैं उनके हितों का यूके के द्वारा अपने इमिग्रेशन रूल्स को टाइट करने का असर पड़ सकता है। काफ़ी व्यापक, उसका काफ़ी क्रूशियल और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी न्यूज़ को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके पढ़ें तो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर होंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और एग्जामिनेशन में चाहे वो प्री हो, मेन हो, इंटरव्यू हो, हर स्टेज पे हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे अनुरोध है कि अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करके हमें और अधिक बेहतर करने का सुझाव दें। थैंक यू।